हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 2, जिसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है। और तो इस प्रकार से हमारी जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, यानी यूनिट 1 में हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी क्या होता है वैद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता से रिलेटेड इतनी भी डेफिनेशन थी। फिर हमने पढ़ा गॉस की प्रमेय के बारे में, और फिर हम आ गए यूनिट 2 में। और हम बार बार आपको ये भी बताते रहे हैं कि जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, ये आपस में लिंक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ही ये आती हैं तीनों यूनिट्स जो फिजिक्स में हमारी दी हुई है। तो दूसरी यूनिट में यानी यूनिट 2 में हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत विभव के बारे में, जो कि कनेक्टेड था वैद्युत तीव्रता से। और फिर हमने पढ़ा वैद्युत धारिता के बारे में, क्या होता है कैपेसिटर, संधारित्र, उन सभी के बारे में। तो संधारित्र में और विभव में कहीं ना कहीं विभव का यूज हमको वैद्युत धारा में देखने को मिलता है, इसीलिए ये तीनों यूनिट्स आपस में लिंक है। तो अब हम एक नई यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट 3 विद्युत धारा। और इस यूनिट में आपको मिलेगी एक स्पेशल फैसिलिटी, जो कि होगी, ये आप नीचे देख भी रहे होंगे कि पीडीएफ इन टेलीग्राम चैनल्स। इसका क्या मतलब है? तो अभी तक क्या होता था, हम आपको केवल क्लास में चीजें बता देते थे, उसके फिर जो नोट्स होते थे उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड डिफिनीशन है, डेरिवेशन है, वो आपको बाद में मिलते थे, क्योंकि उनको हैंड रिटन यानी जो हाथ से लिखे वाले नोट्स होते थे, हैंड रिटन नोट्स होते थे, तो उनको थोड़ा सा लेट हो जाता था टेलीग्राम चैनल में अपलोड करने में। तो अब उसकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो आपको डेली पढ़ाया जाएगा, जो क्लास नोट्स होंगे डेली की डेली, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उसमें ये जो हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है, यानी कि बिकम टॉपर, जैसे ही आप उसमें बिकम टॉपर सर्च करेंगे तो इस प्रकार का लोगो, यानी हमारे चैनल का लोगो आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इसी चैनल को, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो इसी में आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, जितना जो कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, क्लास नोट्स टोटल उसमें। तो आप पहले आप समझेंगे, यानी जब आप क्लास देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और फिर आप इस पीडीएफ को बाद में पढ़ सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक स्पेशल फैसिलिटी लाई गई है इस यूनिट से, जिससे काफ़ी कुछ समस्याएं आपको भी आसानी होगी पढ़ने में, और आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे सभी चीज़ों को, सभी डेफिनेशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारी आज की यूनिट है, विद्युत धारा को। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होती है वैद्युत धारा। तो हम यूनिट तो पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत धारा, तो इसमें हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट आखिरकार होता क्या है। तो ये हम अभी पीछे भी पढ़ चुके हैं कि विद्युत आवेश जो होता है, तो उसी की गति की जो अवस्था होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जब आवेश प्रवाहित होगा तभी ही किसी चालक में जो विद्युत धारा का है वो प्रवाह होगा। तो जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होता है, तो इस प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। और इसे आई से डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है इस वैद्युत धारा को। या इसको सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा की माप होती है वो आवेश प्रवाह की दर से की जाती है। यानी जो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की जो दर होगी, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि वैद्युत धारा को इसी से उसको बनाया जाता है कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना प्रवेश प्रवाहित होता है उसे ही उसकी वैद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि हम वैद्युत धारा की माप कैसे करेंगे, हम वैद्युत धारा की माप करते हैं आवेश प्रवाह की दर से। तो आवेश प्रवाह की दर जितनी होगी वही हमारी वैद्युत धारा के बराबर होगी। तो यार हमने माना कि कोई क्यू आवेश है, वो टी सेकंड में किसी परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो वैद्युत धारा का मान, और वही बन जाएगा इसका फॉर्मूला भी। तो यहाँ पर जो वैद्युत धारा का फॉर्मूला होगा, आई बराबर वो होगा क्यू अपॉन टी। तो ये होगा फार्मूला हमारा वैद्युत धारा। और एक और फार्मूला होता है, यानी वो तो होता है क्यू का फार्मूला, क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी फार्मूला होता है। ये संख्या का और इलेक्ट्रॉन की एक आवेश का गुणन होता है। तो ये फार्मूला भी आपको याद करना है, लेकिन मेन आई बराबर क्यू अपॉन टी जो इसकी डिफिनीशन से निकला हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, जो वैद्युत धारा होती है तो बेसिकली होता क्या है, आवेश प्रवाह में होता क्या है, तो आवेश प्रवाह में जो वैद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह है। यानी जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तभी वैद्युत धारा होती है। चालकों में
क्यों होता है, मतलब चालक चालक पदार्थ क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाता है, उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। लेकिन एक इसमें ये अंतर होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अगर इस दिशा में हो रहा है तो वैद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा, यानी जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट होता है वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा से। तो जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो उसकी विपरीत दिशा में ही वैद्युत धारा का प्रवाह हमको देखने को मिलता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अब क्या है, मतलब इसी जगह जो ये क्यू दिया हुआ है यहीं पर हमको क्या रखना है, या अगर हम ये निकालें कि 1 एम्पियर धारा है तो ये जो आई से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका मात्रक एम्पियर होता है, ये आपको याद रखना है। ये एम्पियर क्या होता है, ये होता है मात्रक इसका, यानी धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर जाएंगे तभी वैद्युत धारा होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की अगर हमको संख्या निकालना है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलती है, यानी 1 एम्पियर बराबर कितने होते हैं, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। इसका क्या मतलब है, यानी 1 एम्पियर धारा तब होती है जब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर किसी परिपथ से गुजरते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वहां से 1 एम्पियर धारा गुजरती है। तो अब आगे देखते हैं वैद्युत धारा में क्या होता है। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हमें कि धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है, क्योंकि किसी भी परिपथ में या किसी डायग्राम में जब इसको हम डिनोट करते हैं तो एक एरो से डिनोट करते हैं। और वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा, या पहले भी हमने पढ़ा, यानी फर्स्ट ईयर में जो हमारा वेक्टर चैप्टर था उसमें भी, कि जो वेक्टर को डिनोट किया जाता है यानी जो सदिश राशि को डिनोट किया जाता है वो इससे एरो से डिनोट किया जाता है। तो एरो यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं, जैसे ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एरो लगा हुआ है। तो धारा को डिनोट करने के लिए हम ये एरो प्रदर्शित करते हैं, यानी वैद्युत धारा को तीर के चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। तो हमको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, और आपको हमेशा याद रखना है कि जो धारा है वह एक अदिश राशि है। धारा एक कैसी राशि है, धारा एक अदिश राशि है, हमेशा आपको याद रखना है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना। और अभी हम आपको प्रैक्टिकली इसको बताते हैं कि क्यों धारा अदिश राशि ही होती है, सदिश क्यों नहीं होती है। क्योंकि किसी चालक में वैद्युत धारा उस चालक विशेष का एक लाक्षणिक गुण है, इसीलिए एक अदिश राशि होती है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। तो इस डायग्राम में क्या है कि अगर वेक्टर रूप क्या होता है, तो वेक्टर रूप होता है जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, या हम कह सकते हैं कि तो जो योग का सदिश नियम होता है वो होता है बेसिकली a² प्लस OB² बराबर OC²। यानी अगर हम 3 का स्क्वायर करें प्लस 4 का स्क्वायर करें तो ये बराबर होना चाहिए किसके, 7 के स्क्वायर के, जो कि बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर सदिश नियम फॉलो नहीं होता, और यहाँ पर क्या अदिश नियम फॉलो होता है। यानी हम अगर करें OA प्लस OB बराबर OC है, यानी यहाँ पर 3 + 4 बराबर 7। तो इस डायग्राम में हमको क्या देखने को मिला कि जो इस डायग्राम में अदिश नियम फॉलो करता है, 3 + 4 बराबर 7, इसीलिए धारा एक क्या है, धारा एक अदिश राशि है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, और प्रैक्टिकली ये प्रूफ भी हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें कि चालक में वैद्युत धारा, यानी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है। तो चालक में वैद्युत धारा का मुख्य कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं पर धारा का प्रवाह होगा। तो इसीलिए अगर हम बात करें ठोसों की, तो ठोसों में जो सभी धातुएं होती हैं, वो क्या होती है, वो होती है सुचालक। और ये क्यों सुचालक होती है, क्योंकि धातुओं में जो धातुएं होती हैं इनके पदार्थ के परमाणु में जो नाभिक पाए जाते हैं, यानी इन धातुओं के नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यानी जो नाभिक के धन आवेश के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन। और हमने इनके बारे में पीछे भी पढ़ा था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में। क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, वहां पर आप याद कीजिए, जैसे कोई नाभिक है और इस पर है धन आवेश, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन तो जो आसपास इसके चक्कर लगाते हैं वो तो कुछ बंधे रहते हैं, लेकिन कुछ में जब आकर्षण बल है वो कम हो जाता है तो वो यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं, वो मुक्त प्रवाह करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त रूप से प्रवाह करते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी धारा का प्रवाह उतना ही ज्यादा होगा। और यही कारण होता है कि धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और
धातुओं में जो इनकी संख्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, लगभग 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब, यानी प्रति मीटर क्यूब पर इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसमें, धातुओं में। धातुओं में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की बहुत ही अच्छी सुचालक होती है। तो एक वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी अगर बात की जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, सबसे अच्छा सुचालक, तो यहाँ पर कोई धातु ही होगी, तो जो चांदी होती है, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा पहले, 9th में भी 10th में भी, इस वैद्युत धारा का जो चैप्टर है सभी जगह दिया हुआ है। सबसे अच्छा सुचालक क्या होती है, चांदी। लेकिन चांदी इतनी महंगी होने के कारण इसीलिए इसका यूज हम अपने जो घर में लाइट्स हैं, यहाँ पर जो तार बनाए जाते हैं, तो उनमें इनका उपयोग नहीं किया जाता, चांदी का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि काफी इसकी जो कॉस्ट है काफी महंगी आएगी। इसीलिए और भी धातुएं हैं, जैसे इसके बाद क्या आता है, तांबा है, यानी कॉपर, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनका यूज करते हैं। तो ये इनकी कॉस्ट भी कम पड़ती है और अच्छी तरीके से, तभी आपने देखा होगा कॉपर के वायर होते हैं या तो एल्यूमिनियम के ही वायर होते हैं, क्योंकि जो सोना भी अच्छा सुचालक है, चांदी भी अच्छी सुचालक है, लेकिन इनकी कॉस्ट महंगी होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जाता। तो तांबा और एल्यूमिनियम भी इनके अच्छे चालक होते हैं। और जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी या शून्य होगी, तो वहां पर धारा का प्रवाह संभव नहीं होगा, आवेश का प्रवाह संभव नहीं होगा। तो वही होती है विद्युत की कुचालक वस्तुएं। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी। तो वे जो धातुएं हैं, यानी वो जो पदार्थ हैं, धातुएं नहीं सॉरी, वो जो पदार्थ हैं वो क्या होगी, विद्युत के कुचालक होंगे। तो यही अंतर होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। तो चालक में जो ठोसों में सभी धातुएं होती है, तो धातुओं में क्या पाए जाते हैं, नाभिक, नाभिक के आसपास जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ तो बंधे होते हैं आकर्षण बल से और कुछ फ्री होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं के कारण उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। और धातुओं में लगभग 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए बहुत ही अच्छी सुचालक होती है विद्युत की ये धातुएं। और अगर बात करें सबसे अच्छे सुचालक की, तो वो होती है चांदी। इसके अलावा तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सभी अच्छे सुचालक होते हैं विद्युत के। और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है या कम है, तो वो पदार्थ क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये तो बात रही ठोसों में, हमने देखा ठोसों में धातुओं में विद्युत चालन होता है और कुचालकों में, धातुओं में विद्युत चालन नहीं होता है। और अगर हम बात करें तो केवल ठोसों में ही विद्युत का चालन नहीं होता, द्रव और गैस में भी होता है। क्योंकि अगर आप किसी वायर को अगर आप जल में डाल देते हैं तो एक द्रव है, और फिर भी वो करंट लगता है ना वहां पर, तो इसलिए विद्युत चालन जल में भी होता है और गैस में भी होता है। लेकिन द्रवों गैसों में थोड़ा सा अंतर होता है विद्युत चालन में। जो यानी कि ठोसों में, गैसों में चालन, तो जो ठोसों में चालन होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों के जो ऋण आवेश वाहक है उनके चलने का। जबकि द्रवों गैस में चालन कैसे होता है, वहां पर होता है धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेश वाहकों, आयनों के चलने से, दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के चलने से, दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के चलने से। और यहाँ पर आवेश वाहक क्या होते हैं, ये होते हैं आयन। यहाँ पर आवेश वाहक क्या होते हैं, आयन होते हैं द्रवों व गैसों में। और ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या जो ऋण आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके चलने से वहां पर विद्युत चालन होता है। अब आगे देखते हैं टॉपिक हम, अनुगमन अथवा अपवाह वेग। यानी क्या होता है अनुगमन अथवा अपवाह वेग, या इसे ही कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले इसकी डिफिनीशंस देखेंगे और इसको फिर डिनोट किससे करते हैं, फिर इसमें और धारा में जो रिलेशन का फॉर्मूला होता है, काफी यूजफुल फॉर्मूला है, तो उसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुगमन अथवा अपवाह वेग की जो डिफिनीशंस है वो क्या होती है। तो क्या होता है बेसिकली कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। हमने आपको पीछे बताया कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा का प्रवाह माना जाता है। तो जो बैटरी का विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों क्या त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि क्या करता है, वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, यानी जो तार की लंबाई की दिशा में क्या होगा, उच्च विभव, हाई वोल्टेज, उच्च विभव यानी कि हाई वोल्टेज वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान कर देता है।
वेग ही दे पाता है, जो कि होता है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर सेकेंड। तो 10⁻⁻⁴ मीटर सेकेंड का ही वेग केवल दे पाता है जो बैटरी का विभवांतर है। बैटरी का जो विभवांतर है वो इन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता, बल्कि हाई वोल्टेज की ओर यानी उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को ही हम क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। यानी ये काफी स्लो वेग होता है और यही होता है अपवाह वेग। तो आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है? बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में, मान लीजिए तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर यानी हाई वोल्टेज वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, जो कि क्या होता है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड, वही केवल दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। तो इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को क्या कहते हैं? इस नियत सूक्ष्म वेग को ही हम कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे ही कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग होता है तो वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, कभी भी अगर बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आता है या वन लाइनर में आता है तो इसको लिख देना, ये भी होता है लगभग 10⁵, लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है ऊष्मीय वेग। तो देखिए कहाँ 10⁵ और कहाँ 10⁻⁻⁴, इसीलिए जो ऊष्मीय वेग है, जो ये इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग से ये जो अनुगमन वेग होता है ये बहुत ही ज्यादा धीमा होता है, क्योंकि ये है पॉजिटिव में 10⁵ और ये है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। तो अपवाह वेग का मान बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीमा होता है ऊष्मीय वेग की अपेक्षा में। और यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस अपवाह वेग से ही तार से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। अब ये कोई तार दिया है तो इसी अपवाह वेग के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत, इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो इस दिशा में, उसके अपोजिट दिशा में वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और उस तार में वैद्युत धारा का क्या होने लगता है? प्रवाह होने लगता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो आवेशवाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ये त्वरित तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड का ये वेग यहाँ पर दे देता है। तो इस वेग के कारण ही इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने लगते हैं, तो धारा का प्रवाह इसके जस्ट विपरीत अपोजिट होने लगता है। तो पूरे तार में क्या आ जाती है? पूरे तार में आवेश आ जाता है और तार में धारा का प्रवाह होने लगता है इस अनुगमन वेग के कारण। और चालक तार में इसीलिए वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन अथवा अपवाह वेग के कारण होता है। अब यही से हमको फॉर्मूला निकालना है, यानी जो हमने पीछे आपको बताया भी है। तो धातु में किसी स्थान से अगर t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो कुल आवेश क्या होगा? Q बराबर Ne, और I बराबर Q/T वाले फॉर्मूले से हम क्या ले लेंगे? Q बराबर Ne, सॉरी Q बराबर IT, Q बराबर IT, इस वाले फॉर्मूले से क्या आ गया? Q बराबर IT। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों का तो राइट हैंड भी आपस में बराबर होगी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर Ne बराबर IT। तो Ne बराबर IT से यहाँ पर हम क्या, अगर हमको वैद्युत धारा का मान निकालना है तो Ne/T, तो ये आ गया फार्मूला। हमको अगर 3 वैल्यू दी गई है तो हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपस में ही इनका एक रिलेशन होता है, छोटा सा फॉर्मूला। और हमने ये आपको तथ्य पहले ही बता दिया है कि जो धातुओं में वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। हमने कई बार आपको बताया कि जो वैद्युत धारा की दिशा होगी वो विपरीत होती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा की। और इस अपवाह वेग या अनुगमन वेग को हम डिनोट करते हैं किससे? अपवाह वेग को हम डिनोट करते हैं Vd से। V से वेग हो गया और D से ड्रिफ्ट यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसे Vd से डिनोट किया जाता है। और इसमें और वैद्युत धारा में रिलेशन आगे हम देखते हैं। तो देखते हैं अपवाह वेग व वैद्युत धारा में संबंध, यानी Vd और I में क्या रिलेशन होता है। तो किसी चालक में वैद्युत धारा की जो प्रबलता है वो चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश के परिमाण से मापी जाती है। हमने आपको पहले ही बताया कि धारा का मापन आवेश प्रवाह की दर से किया जाता है। और कोई चालक अगर दिया हुआ है तो उसमें जो धारा की प्रबलता है
वो उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद होगा, उससे प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश के परिमाण से मापी जाती है। तो इसीलिए ये तार के परिच्छेद में से t सेकंड से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश Q हो तो वैद्युत धारा की प्रबलता यानी कि I बराबर क्या होता है Q बाई T। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या है, कोई चालक पदार्थ, ये दिया हुआ है कोई चालक पदार्थ, इस प्रकार से इसे बना लेते हैं और इस चालक पदार्थ के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं और इसका जो क्षेत्रफल है वो है A और E इस दिशा में लग रहा है। क्या होगा कि माना जो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पर A क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया हुआ है। और इस एकांक आयतन में यानी इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, N। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ये Vd है, ये पहले भी देखा। तो एक सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NaVd। NaVd हो गई एक सेकंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो t सेकंड में कितने NaVd t इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे एक यानी कि t सेकंड में। तो अब यहाँ पर जो अनुप्रस्थ परिच्छेद से यानी जो तार के ऊपर हमने फिगर बनाया तो इस अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले तो आवेश का मान होगा जो यहाँ वो होगा Q बराबर NaVd t इंटू E। तो अब क्या करेंगे, इस Q का मान हम जो हमने ऊपर समीकरण 1 लिया था उसमें रख देंगे, यानी Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो Q का मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T और Q का मान क्या है NaVd t इंटू E अपॉन T। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा I बराबर NeAVd, D यहाँ पर सफिक्स में है। तो ये हमको रिलेशन प्राप्त हुआ किसके बीच, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के मध्य। अनुगमन वेग क्या है, Vd है, वैद्युत धारा क्या है, I है। तो इन दोनों के बीच को ये रिलेशन मिला और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमको डायरेक्ट मान दिए जाएंगे जिससे हमको निकालना होगा वैद्युत धारा का मान, जो कि हम इसी फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। तो ये होता है हमने अनुगमन वेग के बारे में, किससे इसको डिनोट करते हैं और फिर अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। तो अगला टॉपिक है हमारा धारा घनत्व। तो देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है वो है तो आगे टॉपिक है हमारा धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर किसी चालक में जो प्रवाहित धारा है वो अगर आई है और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित हो तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व क्या होगा, I अपान A। यानी एकांक क्षेत्रफल A और उस पर अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत धारा है यानी जो I है उसी का जो अनुपात होता है यानी I अपान A, इसे ही हम कहते हैं धारा घनत्व। और धारा घनत्व को डिनोट करते हैं किससे, J से डिनोट किया जाता है। J इसका सिंबल होता है धारा घनत्व का। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, J बराबर I अपान A। ये होता है हमारा धारा घनत्व। और धारा घनत्व क्या है, चालक के भीतर किसी बिंदु का एक लाक्षणिक गुण है, इसीलिए जो धारा घनत्व है ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें आगे देखते हैं हम। तो ये हो गई हमारी क्या धारा घनत्व। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट I का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा मात्रक धारा घनत्व का। अब क्या है, अब इनको एक रिलेशन निकालना है किसके बीच, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच। तो अब ये जो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में रिलेशन है यानी जो रिलेशन हमको निकालना है करंट डेंसिटी एंड
जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसके बीच में। इसमें हमको क्या करना है, जो हमने ऊपर निकाला था आई बराबर अनुगमन वेग वाले जो रिलेशन में हमने आई बराबर एन ई ए वी डी निकाला था ना, तो यही इसी आई का मान हमको रखना है जे बराबर आई अपान ए में। तो ये हमने रख दिया एन ई ए वी डी अपान ए। तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा जे बराबर क्या आ गया, एन ई वी डी। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जे बराबर एन ई वी डी। तो ये हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो इस प्रकार से जो हमारे हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा शुरू से, जो हमारे वैद्युत धारा थी और धात्विक चालकों में वैद्युत चालन किस प्रकार से होता है, उसके बाद हमने देखा कि अपवाह वेग और अनुगमन वेग किसे कहते हैं, और फिर उनके रिलेशन के जो कुछ फॉर्मूले थे। क्योंकि ये यूनिट जो हमारी 3 है अभी शुरू हुई, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा से रिलेटेड ये टॉपिक है, यानी यूनिट दी हुई है, तो इसके कुछ जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने जाना कि क्या कुछ इसमें दिया हुआ है जो इसका बेसिक टॉपिक है, और इसके आगे के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और एक विशेष बात जो आप याद रखिए कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं पर आपको ये जो पूरे क्लास नोट्स हैं इनकी पीडीएफ एक साथ वहाँ पर मिल जाएगी, जो कि एक नई फैसिलिटी आपको दी गई है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।